जो एक क्वेश्चन हमसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हर साल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हमको गद्यांश दिया रहता है, उसको सॉल्व करना रहता है। अब उस गद्यांश को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे उसको लिखेंगे, क्या तरीका होता है लिखने का, उस तरीके के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको ध्यान से हर एक चीज को समझ लेना है बच्चों। आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहेगी वो कुछ इस प्रकार से कॉपी रहेगी, आपको पूरी कॉपी भरना रहेगा। उसका आप जैसे फर्स्ट पेज पलटोगे, यानी कि आप जिस भी क्वेश्चन को लिख रहे हो वहां पर आप कॉपी लिखोगे और ऊपर डाल देना है आपको क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 या प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, क्योंकि ये जो गद्यांश आता है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन पर हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये बच्चों जो गद्यांश होता है इसको कैसे सॉल्व करना हम सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको कोई भी गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं तो उसके आपको उसके नीचे कुछ का बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे बच्चों इस गद्यांश जो आपको यहाँ पर दिया गया है इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, देखिए गद्यांश दिया गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ठीक है, पृथ्वी और जन दोनों ही सम्मिलित रूप से राष्ट्र का यानी कि स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, इनके दोनों से ही राष्ट्र का स्वरूप जो होता है वो संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है, यानी कि अगर पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है तो पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, पृथ्वी माता और सच्चे अर्थों में हम पृथ्वी क्या पुत्र हैं। ठीक है, और ये आपको नीचे एक श्लोक दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते देखिए कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ के शीर्षक बताना है और इस लेखक का क्या नाम है इस पाठ के गद्यांश का। ठीक है, दूसरा राष्ट्र की कल्पना कब संभव है कब असंभव है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है तो यहीं पर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी कितने की, आपको सिर्फ व्याख्या इतने की करती है। पृथ्वी माता और सच्चे अर्थों में यानी कि सच्चे अर्थों में जो जन है यानी कि हम लोग जो हैं सो पृथ्वी के पुत्र हैं, यानी कि पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र हैं। आपको सिर्फ इतने की व्याख्या करना है। व्याख्या करने का मतलब ये होता है रेखांकित अंश की कि आपको इसके बारे में डिटेल बताना है, यानी कि आपको इसके बारे में अच्छे से अच्छे जो कुछ भी आपको याद है वो आपको सब बताना है। तो आपको कैसे लिखना होता है, आप यानी कि इस पूरे पाठ में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो यानी कि पृथ्वी माता और पुत्र के बीच की कहानी आपको लिख देनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। और इसमें देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और टोटल जो आता है गद्यांश हमारा आता है वो 10 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम में आपको याद रखना है 2 गद्यांश दिए रहते हैं। देखिए एक गद्यांश से दिया गया, इसमें भी हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, इधर 10 नंबर दिए गए। ठीक है, आप अथवा में इसको करें, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको अथवा में भी दिया रहता है, दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई एक ही करना होता है, ये चीज आपको पता है। देखिए बच्चों पाठ जो है इसका शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अब पाठ और शीर्षक का नाम आप लोगों को देख ही गए होंगे, यानी कि मातृभूमि और यहाँ पर राष्ट्र और मनुष्य की बात की जा रही, तो आप लोगों को समझ गए होंगे किस पाठ से लिया गया। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डाला प्रश्न संख्या 3, फिर लिखा उत्तर इसका। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया मातृभूमि पर बस मैं उसका पुत्र। यहाँ देखिए मातृभूमि यहाँ से लिख दिया, डॉट डॉट करके मैंने यहाँ तक लिख दिया मैं उसका पुत्र हूँ। इससे क्या होता है एग्जामिनर को पता चल जाता है आप किस गद्यांश को सॉल्व कर रहे होते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, इतना जरूर लिख देना, यानी कि मातृभूमि पर निवास करने वाला आप चाहे इतना लिख दीजिएगा, फिर डॉट डॉट करके आपको 1 से 2 लाइन नीचे की लिख देनी, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप किस गद्यांश की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया, इससे उसको ये चीज पता चल जाए, क्योंकि गद्यांश आपके बोर्ड में 2 आते हैं, आपको करना 1 रहता है, तो इससे एग्जामिनर जो होगा उसको ये चीज पता चल जाएगी कि हमको क्या करना रहता है। ठीक है, और आपको इस तरीके से लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आप एक अट्रैक्टिव कॉपी बना सके अपनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। कैसे लिखना हमको ये देखिए, हमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक, यानी कि जो प्रस्तुत गद्यांश यानी कि ये वाला गद्यांश में जो दिया गया है इसके पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, यानी कि जो इसका पाठ का जो बच्चों शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, यानी कि जो हमारा गद्यांश है राष्ट्र का स्वरूप नामक एक चैप्टर है उससे लिया गया है। पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, तो हमने पाठ के शीर्षक लिख दिया। और क्या कहता है यहाँ पर देखिए लेखक का नाम लिखिए। अब हमने क्या लिखा, और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, यानी कि बच्चों इतना अगर हमने लिख दिया हमारे 2 नंबर पक्के हैं। और जो मेन नंबर होते हैं, यानी कि सबसे अगर कठिन कोई नंबर होते हैं, सबसे अगर हार्ड कोई नंबर होते हैं, तो यही 2 नंबर लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चीज सटीक बतानी होती है। और जो बाद बाकी नीचे के नंबर वो तो आपको इस गद्यांश के अंदर ही उसके नंबर छिपे होते हैं, इसके आंसर छिपे होते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है उससे लिया गया है, और इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, हमने लिख दिया, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 डाला है। यहाँ पर देखिए हम उत्तर लिख रहे हैं, हमने दूसरे का उत्तर लिखा, और दूसरे में उत्तर में क्या करा, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हमें बताना है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। देखिए यहाँ पर निवास यानी कि मातृभूमि पर निवास करने वाला राष्ट्र या राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो, देखिए यहाँ पर देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो, यानी कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, यदि पृथ्वी हो, हमने क्योंकि हमें अपनी इसका आंसर लिखना तो हमने यदि जोड़ दिया, यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही चीज़ हमने यहाँ से यदि हमने यहाँ पर जोड़ दिया, या आप नहीं जोड़ते, अगर आपको नहीं पता तो आप इतना लिख सकते हैं, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 है, कहने को हमें 2 नंबर मिलेंगे लेकिन इसका आंसर तो हमें यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो हमें क्या दिक्कत है, हम उससे खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद आंसर लिख रहे हैं, खुद हमें बोर्ड दे रहा है कि आपको इसी से छांट कर लिखना है, तो आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा लिख दिया। अब देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। देखिए पृथ्वी और जन अगर दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। देखिए अगर पृथ्वी और जन दोनों मिलेंगे कि सम्मिलन यानी कि सम्मिलित होने से यानी कि मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यही लिख देना। तो हमने क्या लिखा, देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं, का संपादन करते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यानी कि पृथ्वी और जन दोनों जब मिलेंगे तभी राष्ट्र का स्वरूप का संपादन कर सकेंगे। ठीक है, तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर लिख दिया। अब देखिए पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है, यानी कि जो पृथ्वी है उसको कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती है, कब प्राप्त करती है। ठीक है, तो बच्चों पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्राप्त करती है, जो कि हमें यहीं पर लिखा। देखिए यहाँ पर देखिए मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पर देखिए सम्मिलित होते हैं जन के कारण ही, यहाँ से देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब बच्चों जन का मतलब होता है मनुष्य, यानी कि जन के कारण ही पृथ्वी जो है मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये आपको इस गद्यांश में ही मिल रहा है। तो हमने क्या लिखा, देखिए पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी कि जन को हमने आपको पहले बता दिया मनुष्य के कारण ही प्राप्त होती है। यानी कि जो पृथ्वी है ये मातृभूमि की संज्ञा जो प्राप्त करती है वो जन के कारण यानी कि मनुष्यों के कारण ही प्राप्त करती है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हमने लगा दिया हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमने क्या किया, इसमें हमसे सिर्फ इतने की व्याख्या करनी है, यानी कि इसको हमें डिटेल में लगभग 5 से 6 लाइनों में अच्छे से लगभग 40 से 50 वर्डों में लिख देना। ठीक, तो जिस प्रकार माता हमें पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, ठीक है, हमें प्यार करती है, यानी कि पहले हमने माता के बारे में लिखे, यानी कि माता की संज्ञा क्यों प्राप्त होती है। देखिए जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, और उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है, यानी कि जिस प्रकार माता में प्यार देती है, जन्म देती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें क्या देती है, अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं। इसकी जो पृथ्वी की धूल है इसमें ही खेलकर हम लोग बड़े होते हैं। इसकी हवा में हम सांस लेते हैं, यानी कि जो इसकी हवा है उसमें हम सांस लेते हैं। और आगे आप लिख देंगे थोड़ा, देखिए आगे क्या लिखा गया है, और पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण भी करती है। यानी कि देखिए पृथ्वी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, पृथ्वी से हम खेलते हैं, हवा मिलती है, अन्न मिलता है, यानी कि एक माता के कारण जो माता हमारे साथ में कार्य करती है, जो हमारा पालन पोषण करती है, तो वो सारे कार्य पृथ्वी भी करती है। और अतः पृथ्वी एक माता के समान और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी कि जो पृथ्वी होती है वो माता के समान हमारे साथ व्यवहार करती है, और मनुष्य जो है एक सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में इतना लिख दिया। तो हमने क्या किया बच्चों, इधर इतना इधर लिखा है और इतना इधर लिखा है, यानी कि एक से ज़्यादा पन्ने में हमने इसका पूरा आंसर लिख दिया है। अब बच्चों अगर आपने इतना अच्छे से लिख दिया, इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए हैं ना, तो आपको कैसे लिखना है आपको पता चल गया कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले डाल देना प्रश्न संख्या आप कौन सी लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं, कौन सा गद्यांश हल कर रहे हैं, ठीक है। आपको लिखने के बाद आपको अच्छे से इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। अगर आपने इतना लिख दिया तो मैं कहता हूँ आपको गारंटेड जो है 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर काटता है तो एक आधा नंबर भले काट सकता है, अगर आप वो भी आपकी राइटिंग के ऊपर। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो राइटिंग पर भी नंबर नहीं कटेंगे आपकी। अगर अच्छी राइटिंग नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी 2 से 3 दिन आपको क्या करना है, अक्षर को एक तरफ यानी कि बराबर में करके लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना, और आपकी राइटिंग अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। मेरी भी उतनी अच्छी राइटिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते
रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, और हम जल्द ही लेकर आने वाले, जिसमें हम बताएंगे पद्यांश को आपको किस तरीके से हल करना रहता है, क्योंकि बच्चों पद्यांश और गद्यांश में डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन दिस क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।